कहानी बहादुर। सहसा ही मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मल रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिकना चकैठ शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटी की तरह एक रूमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और कभी अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और इन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थीं, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी? वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग में नौकर का सुख होता है। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी, उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के कामकाज में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसीलिए उससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत पर काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका, बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने इसको काफी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया। वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी छुपे घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपए में से 2 रुपए निकाल लिए। अंत में 9-2-11 हो गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था, जहाँ से गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी थी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह जाएगा तो ढंग शौर्य सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यावहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों में हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। ए, तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए, तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी इसी तरह की छेड़खानियाँ करते थे। वह जितना उत्तर देता उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भूनती हैं। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्हें तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनावारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ता हुआ चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुलाई पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी चलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में बर्तन धोता
कपड़े धोता, वह रसोई बनाने की जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी की सहेली आई थी, या बाबूजी, भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हों। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी तरफ देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं। क्यों? वह मारती क्यों थी? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना कोई खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास भेजने को क्यों कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बस खट पर अपना बिस्तर बिछा लेता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और चीज़ें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तर पर सज जाती थीं। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मजे से बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था, बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है, घर के सदस्य की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पे ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? ये तो कई बार कह चुके थे, तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई। अब कोई भी एक घर भी नहीं टसकता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी उठाना। इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले नहीं उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रौब दाब से रहने का कायल था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने से ठीक पहले साइकिल की सफाई ज़रूरी थी। रोज़ ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी हो जाती। जब ऐसा होता, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियाँ देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। देख बे, किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक भी काम छूटा तो मारते मारते होलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर, करता क्या है तू? बैठा बैठा खाता है। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया, पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली नहीं बजती। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ कहती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया।
कारण था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियाँ दी थी, तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था, जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ी थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृहस्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं करता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई नहीं रखेगा। जाकर दूसरों के घरों में देखो तो पता लगे नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा।